हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ किडनी। तो होम्योस्टेसिस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। फंक्शंस ऑफ किडनी में क्या क्या आता है, किडनी के कौन कौन से काम हैं, किडनी क्या क्या करती है, और उसके बाद हम इसके अंदर जो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, इसके फंक्शनल यूनिट हैं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और ब्लड की फिल्ट्रेशन एक्चुअली कैसे होती है। तो इनके जो स्टेप्स हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, ये सारे स्टेप्स जो है वो डिटेल में हम पढ़ेंगे। और साथ में हम फिगर्स की मदद से जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे कि नेफ्रॉन के अंदर एक्चुअली काम कैसे हो रहा होता है और किडनी के किस पार्ट में कौन सा काम होता है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात आपको बता दें कि जो न्यू बुक आई है इंटर की, उस न्यू बुक के हिसाब से ही हमने ये सारी पॉइंट्स ली हुई हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आप हमें पढ़ा दें, बुक से पढ़ा दें, बुक की रीडिंग करवा दें। तो बेटा ये एक्चुअली ये सारे जो भी पॉइंट्स लिखे गए हैं ये बुक से ही हैं, और ना ही कोई इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है और ना ही बुक से कोई कम पॉइंट है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं ये सारी यहाँ पर हैं। इसमें आप इनको देखकर आपसे सही से आपको याद भी हो जाता है, और बुक से आप ज़्यादा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास जो है वो डायग्राम्स की मदद से समझाना भी इजी है। तो ये तरीका आपके लिए बेटर रहेगा। आप इससे जो है वो सही से स्टडी भी कर सकते हैं और अपने आपको यहाँ से याद भी कर सकते हैं। नोट्स की सूरत में ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को। सबसे पहले किडनी का जो मेन फंक्शन है वो है होम्योस्टेसिस। किडनी क्या करती है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है। अब होम्योस्टेसिस को कैसे मेंटेन करती है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी ब्लड के अंदर जो चीज़ें यूरिया वगैरह वो बढ़ रहा है, उसकी लेवल इंक्रीज़ हो रही है, तो उसको कम करने में हेल्प करती है हमारी किडनी। कैसे हेल्प करती है, सबसे पहले ये किडनी क्या करती है, ब्लड के अंदर जो भी यूरिन होता है उसको जो यूरिया पाया जाता है उसको फ़िल्टर करके बाहर करती है और उसको रिमूव करती है, उसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है। तो किडनी का मेन काम क्या है, ब्लड को फ़िल्टर करना, और ये एक होम्योस्टेसिस एक्टिविटी आ जाती है। फ़िल्ट्रेशन इसका मेन काम है। ये किडनी जो है एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स के तौर पे भी काम करती है, एंडोक्राइन ऑर्गन के तौर पे भी काम करती है। इसका मतलब क्या है, एंडोक्राइन का मतलब होता है वो ऑर्गन्स जो कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, और वो हार्मोन्स जो है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाकर शामिल हो जाते हैं, तो उन्हें हम एंडोक्राइन ऑर्गन्स कहते हैं। तो किडनी एक एंडोक्राइन ऑर्गन है। इसका मतलब है किडनी क्या करती है, सीक्रेट हार्मोन, किडनी हार्मोन सीक्रेट करती है। और ये हार्मोन जो है कुछ स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर जाकर हमारी बॉडी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन किरदार अदा करते हैं। तो अब कौन से हार्मोन्स हैं जो किडनी के अंदर से रिलीज़ होते हैं। इसमें सबसे पहला जो हार्मोन है वो है रेनिन। रेनिन एक हार्मोन है जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो अब ये रेनिन जो है वो किडनी से रिलीज़ होता है, किडनी के किसी पार्ट से रिलीज़ होता है, और वहाँ से ये जाकर जो है वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये आर्टरीज़ को कंस्ट्रिक्ट या फिर रिलैक्स करवाता है, जिसकी वजह से ब्लड वेजल्स के कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन होता है। दूसरा जो हार्मोन है वो किडनी रिलीज़ करती है, इसका नाम है इराथ्रोपोइटिन। इराथ्रोपोइटिन क्या करता है, ये रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करवाता है बोन मेरो के अंदर। बोन मेरो जो हमारी हड्डियों के अंदर होता है, जेली टाइप मटेरियल होता है, वहाँ पर प्रोडक्शन होती है रेड ब्लड सेल की। ब्लड सेल का एक टाइप है रेड ब्लड सेल, और ये जो है प्रोड्यूस होते हैं बोन मेरो के अंदर। तो इसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है ये इराथ्रोपोइटिन, जो कि किडनी सीक्रेट करती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो किडनी से सीक्रेट हो रहे हैं। एक और काम जो है वो किडनी का, यहाँ पर हम फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, तो एक और यहाँ पर काम आ जाता है कि किडनी प्रोड्यूस करती है एक विटामिन। इस विटामिन का नाम क्या है, 1,2,5 डाईऑक्सी विटामिन D3 हार्मोन। तो ये एक हार्मोन है एक्चुअली विटामिन के फॉर्म में। इस विटामिन D3 का ये क्या है, एक एक्टिव फॉर्म है। इस एक्टिव फॉर्म को जो है ये किडनी रिलीज़ करती है। ये कौन सा है, 1,25 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 हार्मोन। तो इस हार्मोन को रिलीज़ करती है, और ये हार्मोन किडनी से रिलीज़ होता है, और इसका काम क्या है, विच हेल्प टू एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो एक्चुअली किडनी का काम होम्योस्टेसिस है, तो ये इनकी लेवल, कैल्शियम और फॉस्फोरस की लेवल को मेंटेन करने के लिए भी एक हार्मोन रिलीज़ करती है, जिसका नाम क्या है, 1,25 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 हार्मोन।
तो ये पूरा हार्मोन एक विटामिन D3 का एक एक्टिव फॉर्म है और ये रिलीज़ किया जाता है कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को मेंटेन करने के लिए, इनको रीएब्जॉर्ब करने के लिए। तो जो ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा निकल गए हैं, यूरिन के अंदर जो मौजूद हैं, उनको रीएब्जॉर्ब करता है और हमारे बोन्स के अंदर इन्हें शामिल कर देती है। तो इसीलिए ये क्या करता है, हमारे पास ये विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो किडनी रिलीज़ करती है। एक और काम है किडनी का, रेगुलेट पीएच को रेगुलेट करना, पीएच को मेंटेन करना, एक लेवल पे एक पीएच को रखना। तो ये ब्लड का पीएच और यूरिन का पीएच दोनों का पीएच मेंटेन करती है। और कैसे मेंटेन करती है, अगर पीएच के अंदर क्या होता है, या तो हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस लगते हैं या फिर H+ आयंस। तो अगर H+ आयंस यूरिन के अंदर कम होंगे तो ये H+ आयंस को रीअब्जॉर्ब करवाएगी यूरिन के अंदर। अगर नहीं होंगे, अगर ज़्यादा होंगे H+ आयन और बाइकार्बोनेट आयंस कम होंगे तो इनको रीअब्जॉर्ब करवाएगी। तो इस तरह से इनको मेंटेन करने से ही पीएच मेंटेन होता है, ब्लड का भी और यूरिन का भी। तो इन दोनों का पीएच मेंटेन करने के लिए किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन किरदार अदा करती है। तो ये हो गए हमारे पास फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी के पूरे काम हो गए। और किडनी के अंदर जो बेसिक यूनिट हैं, जैसे कि हमारे पास नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन का क्या काम है, पूरा मैकेनिज़्म कैसे होता है, ब्लड को फ़िल्टर कैसे किया जाता है, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मैकेनिज़्म, जिसमें सबसे पहला स्टेप जो आता है वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। स्ट्रक्चर पढ़ते वक्त हमने देखा था कि ग्लोमेरुलस किसको कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये नेफ्रॉन का है। इसमें हम देखते हैं कि ग्लोमेरुलस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ब्लड कैपिलरीज़ का एक बैंड है, पूरा सा क्लस्टर है ब्लड कैपिलरीज़ का, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो ये हमने स्ट्रक्चर में भी देखा था। यहाँ से एक आर्ट्रियोल आ रही होती है, आर्ट्रियोल, इस आर्ट्रियोल को हम कहते हैं एफेरेंट आर्ट्रियोल। ये एफेरेंट आर्ट्रियोल आती है इस पूरे ग्लोमेरुलस के अंदर। यहाँ से ब्लड जो है यहाँ इसके अंदर आता है और यहाँ से जो ब्लड वेसल बाहर जाती है, इसे हम एफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये ग्लोमेरुलस कहलाता है। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होती है उसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिर उसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये फिल्ट्रेशन कैसे होती है। ड्यू टू hydrostatic pressure in glomerular capillaries, blood is filtered, leaves behind small size molecules including nitrogenous waste, urea, uric acid, water, electrolyte, amino acid, glucose and bicarbonate ions। तो देखें यहाँ से जो ब्लड आ रहा है, इस आर्ट्रियोल से जो ब्लड आ रहा है यहाँ से, ये ब्लड क्या करेगा, इस कैपिलरी से गुजरेगा। अब जैसे ही कैपिलरी से गुजरेगा तो कैपिलरी का डायामीटर कम है, कैपिलरी का जो डायमीटर है वो छोटा है। इस छोटे डायमीटर की वजह से क्या होगा, जो ब्लड होगा वो ज़्यादा प्रेशर से यहाँ से गुजरेगा और आगे जो एफेरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर है वो कम है, इस वाली आर्टरी का डायमीटर थोड़ा ज़्यादा है। तो क्या होगा, यहाँ से ज़्यादा ब्लड आएगा और यहाँ से कम ब्लड जाएगा, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा और जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, ये हमारी जो कैपिलरी है ये क्या है, लीकर है। तो यहाँ से ब्लड जो है वो लीक होने लगेगा। ब्लड के जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो तो नहीं निकलेंगे, लेकिन जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से लीक होना शुरू हो जाएंगे और वो जाकर हमारे नीचे इसके इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर गिर जाएंगे। तो यहाँ से मटेरियल जो है वो इस तरफ से नीचे गिरेगा और यहाँ से कौन कौन से मटेरियल जो है वो नीचे जाएंगे, ब्लड का जो प्लाज्मा है वो यहाँ से फ़िल्टर आउट होकर इन कैपिलरी से निकलकर इस पूरे बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाता है। आपको पता है कि बोमेंस कैप्सूल की जो ऊपर वाली लेयर है ये इसके अंदर पोर होते हैं, इसके अंदर सुराख होते हैं। तो इन सुराख से जो मटेरियल आता है वो यहाँ पर इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाता है। अब जो भी मटेरियल इसके अंदर आया है उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं। तो ये फिल्ट्रेट पूरा इसके अंदर आ जाता है। इस फिल्ट्रेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। बड़ी साइज़ के मॉलिक्यूल्स जैसे कि रेड ब्लड सेल्स और ये ब्लड के सेल्स और बड़े प्रोटीन्स वो नहीं आ पाते। बाकी नाइट्रोजनियस वेस्ट जो होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये भी इसके अंदर आ जाते हैं। छोटे छोटे अमीनो एसिड्स जो हैं ये भी आ जाते हैं। ग्लूकोज के छोटे मॉलिक्यूल्स जो मोनोसेक्राइड्स हैं और बाइकार्बोनेट आयंस, ये सारे मटेरियल जो हैं ये ब्लड के प्लाज्मा के साथ यहाँ पर आ जाते हैं और ये यहाँ पर नीचे ये सारे कलेक्ट होकर इन्हें हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं, क्योंकि ये फ़िल्टर आउट होकर आ रहे हैं। अब ये जो फिल्ट्रेशन हुई है ये एक्चुअली साइज़ के बुनियाद पर हुई है
मतलब जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वही नीचे आ पाए हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स वहीं रह गए हैं। तो इस फिल्ट्रेशन को इसीलिए हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, मतलब कि साइज़ के बेस पर जो फिल्ट्रेशन हो रही है, तो इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब आगे आते हैं, फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है? मतलब जिस रेट से ये फ़िल्टर होगी, मतलब जितनी स्पीड होगी फ़िल्ट्रेशन की, कितना ज़्यादा ब्लड फ़िल्टर होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा कैपिलरीज में, उतना ज़्यादा ब्लड जो है वो फ़िल्टर आउट होकर बाहर आएगा। तो इसीलिए प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, प्रेशर यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके ये फ़िल्ट्रेशन का रेट भी ज़्यादा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो फ़िल्टर होकर आ जाएगा। अब किडनी फ़िल्टर 180 लीटर्स ऑफ ब्लड, किडनी जो है 180 लीटर ब्लड फ़िल्टर करती है और ये 24 आवर्स में होता है। 24 घंटे में 180 लीटर का ब्लड जो है वो किडनी फ़िल्टर कर लेती है। अब आप तो कहेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर तो सिर्फ 4 से 5 लीटर ही ब्लड होता है, तो 4 से 5 लीटर ही ब्लड होता है, लेकिन हमारी किडनी 180 लीटर्स कैसे फ़िल्टर करती है? तो इसका मतलब है कि एक ही ब्लड जो है ये सर्कुलेट करता रहता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। एक ब्लड आता है, वो बॉडी के अंदर जाता है, तब तक दूसरा ब्लड जो है वो किडनी में फ़िल्टर हो रहा होता है। तो एक ही ब्लड जो है ये सर्कुलेट करता रहता है हमारी किडनी के अंदर, तो इसीलिए टोटल जो ब्लड है वो बहुत बार सर्कुलेट कर लेता है और 180 लीटर्स हो जाता है एक दिन के अंदर। इसमें से जो यूरिया होता है वो 2.5 लीटर्स इसके अंदर यूरिन से यूरिया जो है वो निकल जाता है। 2.5 लीटर्स का यूरिन प्रोड्यूस करती है हमारी किडनी इस फिल्ट्रेशन के दौरान। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है ये कांस्टेंट होता है और ये अपने आप ही रेगुलेट होता है, ऑटो रेगुलेशन के तौर पे आता है। ऑटो रेगुलेशन का मतलब क्या है कि ये भी है, ये खुद ब खुद मेंटेन होता है, खुद ब खुद प्रेशर के हिसाब से ये रेट जो है वो मेंटेन होता रहता है, कांस्टेंट रहता है हमेशा। अब रीएब्जॉर्प्शन पे आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? रीअब्ज़ॉर्प्शन का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें फ़िल्टर आउट हो चुकी हैं, जो चीज़ें फ़िल्टर होकर चली गई हैं अब फ़िल्ट्रेट के अंदर, उनको हमें क्या करना है? वापसी लेना है। उनके अंदर जो भी काम की चीज़ें हैं उन्हें वापसी ब्लड के अंदर लेना है। इस प्रोसेस को हम रीअब्ज़ॉर्प्शन कहते हैं। ये ब्लड जो है जो भी चीज़ें काम की होती हैं उन्हें वापसी रीअब्ज़ॉर्ब करता है उस फ़िल्ट्रेट में से जो कि फ़िल्टर हो चुका है। अब सिलेक्टिव का मतलब ये है कि यहाँ पर वो एटीपी की हेल्प से वो मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए होंगे जो अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज़ हैं, जो काम की चीज़ें हैं, वही हम सिलेक्टिवली उनको रीअब्ज़ॉर्ब करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो भी मटेरियल आया उन्हें उन्हें उससे ब्लड जो है वो ले लेगा, ऐसा नहीं है। ये सिलेक्शन करके कोई एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को ही वो ब्लड जो है वो अंदर लेता है। तो अब ये कैसे प्रोसेस होता है, आइए देखते हैं। प्रोसेस बाय विच वाटर एंड मिनरल्स आर रीअब्सॉर्ब्ड आफ्टर बीइंग फिल्टर्ड बाय ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट में जो ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हुई थी वहाँ पर जो फिल्ट्रेट बना है, उस फिल्ट्रेट से चीज़ों को रीअब्सॉर्ब करना, वाटर को और मिनरल्स को। वाटर जो है वो भी हमें बॉडी के लिए वाटर को बचा के रखना है और मिनरल्स भी हमारे काम के हैं, तो उन्हें जाने नहीं देना यूरिन के साथ, उन्हें भी वापसी रीअब्सॉर्ब करना है। तो इन्हें जो है वो वापसी लेने के लिए रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, टेक प्लेस एट पीसीटी। ये रीअब्जॉर्प्शन जो है ये पीसीटी पर होती है। तो हमने नेफ्रॉन का एक पार्ट पढ़ा था जिसका नाम है पीसीटी। यहाँ से ये हमारे पास जो है वो बोमेंस कैप्सूल है। इसके बाद ये ट्यूब जो आ रही है, इस पूरी ट्यूब को हम यहाँ पर कन्वॉल्यूटेड हो रही है, ऐसे बेंट इसके अंदर बहुत सारे आ रहे हैं, ट्विस्ट आ रहे हैं। इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस ट्यूब्यूल के अंदर ये जो है रीअब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ पर एक ब्लड वेसल भी जा रही है, ये जो है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी से कहते हैं। ये कैपिलरी जो है इस यहाँ से जो भी मटेरियल होगा वो ले लेगी, इस ट्यूब्यूल से ये ले लेगी और ये कैपिलरी में जाएगा और यहाँ पर इस प्रोसेस को हम रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। कौन कौन सी चीज़ें वापसी जाएंगी? तो इसके अंदर ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर और वाइटामिन्स, ये सारे जो हैं रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं बैक टू ब्लड सर्कुलेशन। ये सारे ब्लड के अंदर वापसी चले जाते हैं। तो अब ये प्रोसेस किस तरह होगा? एक्टिवली होगा या पैसिवली होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले होगा वाटर की ट्रांसपोर्ट। वाटर की ट्रांसपोर्ट जो है ये पैसिवली होगी, डिफ्यूजन के थ्रू होगी, ऑस्मोसिस के थ्रू होगी। जैसे कि वाटर यहाँ पर ब्लड के अंदर वाटर कम होगा और यहाँ पर यूरिन के अंदर जो वाटर है, यहाँ इस फिल्ट्रेट के अंदर जो वाटर है वो ज़्यादा होगा।
तो क्या होगा, वाटर जो है अपने आप ही इस ट्यूब्यूल में से, इस यूरिन में से जो है ये बाहर निकल कर हमारे ब्लड के अंदर चला जाएगा। लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होने लगेंगी, ट्रांसपोर्ट होगी और आगे चल के यहाँ पर क्या होगा, दोनों की कंसंट्रेशन जब बराबर हो जाएगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ब्लड वेज़ल और जो हमारे पास ये ट्यूब्यूल है, इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, आइसोटोनिक, मतलब बराबर हो गई है, दोनों की कंपोजिशन सेम हो गई है। तो आगे क्या होगा, जैसे ही ये रीअब्जॉर्ब होने लगेंगे तो हमारे ब्लड जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा और हमारी जो ट्यूब्यूल है ये ज़्यादा, नेफ्रॉन जो है ये ज़्यादा हाइपोटोनिक होने लगी, क्योंकि उससे उसके अंदर से कैल्शियम, मैग्नीशियम और ये मिनरल्स जो है ये बाहर निकल रहे हैं और ब्लड के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर जो एक्टिवली प्रोसेस होता है, मतलब जो एनर्जी लगाकर हम यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन करते हैं ब्लड के अंदर, ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये कैसे जाते हैं, पहले तो डिफ्यूजन के थ्रू जाते हैं, लेकिन जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो अपने आप ये नहीं जा पाएंगे, तो इसे जो है वो एक्टिवली एनर्जी लगाकर इन्हें ब्लड के अंदर भेजा जाता है। और यहाँ पर एक हार्मोन भी काम आता है, एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन जो है ये एक हार्मोन है जो कि रिलीज़ होता है और ये यहाँ पर आकर पोटेशियम, कैल्शियम और इन आयंस को ब्लड के अंदर भेजने में हेल्प करता है, इनको जो है वो रीअब्जॉर्ब करवाता है। तो ये प्रोसेस जो है एक्टिवली होता है और इसके अंदर एनर्जी यूज़ होती है। इनके अंदर यहाँ पर एक और भी मैकेनिज़्म काम आ जाता है कि जैसे ये सोडियम और पोटेशियम ये ट्रांसफ़र होते हैं ब्लड के अंदर, तो ये दूसरे चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं, जैसे कि क्लोरीन नेगेटिव आयन, Cl नेगेटिव, इनको जैसे कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो इस तरह से भी इनकी थोड़ी सी ट्रांसपोर्ट हो सकती है। और क्या हो सकता है, यहाँ पर जो ये सोडियम और कैल्शियम वगैरह हैं, ये सारे ये 60 to 70%, अबाउट 50% जो है ये रीअब्जॉर्ब होते हैं। वाटर जो है ये भी 70% तक रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और बाकी अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ये सारे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें जो है वो 100% यहाँ पर रीअब्जॉर्ब किया जाता है। तो यहाँ पर ये एक्चुअली इतने काम हो रहे हैं। उसके बाद आते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन पर। ट्यूबुलर सिक्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर जो है पीसीटी पर जो हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। आपको पता है कि जो भी ट्यूब्यूल के अंदर जो भी चीज़ें हैं, काम की चीज़ें, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सारे ब्लड के अंदर वापसी जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक और काम होता है जिसे हम ट्यूबुलर सिक्रेशन कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो फ़िल्ट्रेट है हमारे पास, जो कैपिलरी से फ़िल्ट्रेट आया है, उस फ़िल्ट्रेट के अंदर भी कुछ यूज़फुल चीज़ें होती हैं, वो वापसी चली जाती हैं, उसे हम कहते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब रीअब्जॉर्प्शन हम पढ़ चुके हैं। अब सिक्रेशन का मतलब ये है कि ब्लड के अंदर भी कुछ ऐसे यूरिया, क्रिएटिनिन और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फ़िल्ट्रेशन के दौरान बच जाते हैं। तो अब भी ब्लड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसकी ब्लड को ज़रूरत नहीं है, या फिर ब्लड के अंदर वो ज़्यादा नहीं, ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि हमारे पास यूरिया है, क्रिएटिनिन है, ये ब्लड के अंदर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी 0% होने चाहिए। तो ब्लड के अंदर अगर थोड़े से भी बच जाते हैं तो उन्हें हमें ब्लड से बाहर निकालना होगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो सब्सटेंस हैं जो बचे हुए हैं, ये ब्लड से पास आउट होकर उसी ट्यूब्यूल के अंदर आ जाते हैं। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इस हमारे ब्लड के अंदर जो भी मटेरियल बच जाते हैं, इस फिल्ट्रेशन के बाद जो भी मटेरियल बचे हुए हैं, उसके अंदर अगर ख़राब मटेरियल अभी भी बचे हैं तो वो ब्लड से होकर ये चले जाएंगे इस ट्यूब्यूल के अंदर। ये ब्लड से बाहर निकलेंगे और ट्यूब्यूल के अंदर चले जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं, जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन और H+ आयंस अगर ब्लड को ज़्यादा नहीं चाहिए, पोटेशियम आयंस अगर ब्लड के अंदर ज़्यादा हैं तो वो भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कुछ हार्मोन्स और कुछ ड्रग्स अगर ब्लड के अंदर प्रेजेंट हैं तो वो सारे ट्यूब्यूल के अंदर चले जाते हैं और यूरिन के साथ जाकर मिल जाते हैं। ये जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से बच जाते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ये जो चीज़ें रह गई हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अब ट्रांसफ़र होंगी, और जो भी ब्लड के अंदर काम की चीज़ें नहीं हैं वो सारी यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएंगी। ये जो ट्यूबुलर सिक्रेशन है ये होती है पीसीटी पर, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लेकिन यहाँ पर एक और भी सिक्रेशन होती है जो कि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पर होती है। और यहाँ पर क्या होता है, ये हमारे पास पोटेशियम आयंस और दूसरे जो सब्सटेंसेस हैं वो वहाँ से
जो है वो निकलते हैं, सीक्रेट होते हैं। तो पोटेशियम आयन और यूरिया जो है ये DCT पर भी सीक्रेट होते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं, जैसे कि ट्यूबुलर सीक्रेशन, वाटर प्लस सॉल्यूट जो है ये फिल्ट्रेट से ब्लड के अंदर जाते हैं। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, वाटर और सॉल्यूट कहाँ से जाते हैं, फिल्ट्रेट से लेकर ब्लड के अंदर जाते हैं। जबकि ट्यूबुलर सीक्रेशन के अंदर क्या होता है, ट्यूबुलर सीक्रेशन के अंदर यूरिया और साल्ट और ड्रग्स, ये जो भी अनयूज़फुल चीज़ें हैं या फिर डेंजरस चीज़ें हैं, टॉक्सिक चीज़ें हैं, ये सारी ब्लड से निकलकर फिल्ट्रेट के अंदर जाती हैं। तो एक तरह से हमारे ब्लड के अंदर मेंटेनेंस हो रही है, ब्लड के अंदर जो भी चीज़ें काम की हैं वो मिल रही हैं हमें, और बाकी जो भी चीज़ें काम की नहीं हैं वो सारी फिल्ट्रेट के अंदर जा रही हैं। आगे चलते हैं, उसके बाद प्रोसेस आता है जिसे हम कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन टू फ्लूइड्स विद डिफरेंट कंसंट्रेशन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जब भी दो फ्लूइड्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं काउंटर करंट। और उन दोनों के बीच में अगर एक्सचेंज हो रही है, उन दोनों के बीच में कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, डिफरेंट कंसंट्रेशन से वो मूव कर रहे हैं, तो इसीलिए उनके बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगी मटेरियल की। जो भी ऑस्मोसिस के ज़रिए वाटर है, वाटर की बैलेंस होने लगेगी और कुछ और मटेरियल ट्रांसफ़र होने लगेंगे। इस एक्सचेंज को हम काउंटर करंट एक्सचेंज कहते हैं। अब ये कहाँ पर होती है, आइए देखते हैं। टेक प्लेस एट लूप ऑफ हेनले बिटवीन ब्लड एंड कैपिलरीज वेजा रेक्टा एंड फिल्ट्रेट इन द लिम्स। तो ये कहाँ पर होती है, ये हमारे पास सबसे पहले काउंटर करंट एक्सचेंज जो है ये लूप ऑफ हेनले की जगह पर होती है। लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, हमारे पास एक असेंडिंग लिम्ब होती है, एक हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब होती है। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि यहाँ से जो लिम्ब आ रही है नीचे, इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और इस लूप के बाद यहाँ से जो ऊपर जा रही है इसे हम असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो है काउंटर करंट एक्सचेंज होती है। तो देखते हैं कैसे होती है। सबसे पहले असेंडिंग लिम्ब पर क्या हो रहा है, असेंडिंग लिम्ब के जो सेल हैं हैव स्पेशलाइज्ड आयोनिक को ट्रांसफ़र प्रोटीन। असेंडिंग लिम्ब मतलब कौन सी लिम्ब, जो यहाँ से ऊपर जा रही है, तो इसे हम असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। ये जो असेंडिंग लिम्ब है ये आयंस के लिए परमिएबल होती है, मतलब इसके अंदर से बाहर निकल सकते हैं आयंस। जो भी आयंस हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम वगैरह, यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ से सोडियम और पोटेशियम वगैरह क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, और ये परमिएबल होती है आयंस के लिए। जबकि ये असेंडिंग जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये परमिएबल होती है वाटर के लिए। तो यहाँ से H2O वाटर जो है ये बाहर निकल सकता है, और यहाँ से हमारे पास सोडियम और दूसरे आयंस जो है वो बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहले असेंडिंग लिम्ब पर क्या काम हो रहा है, हम बात कर रहे हैं इस लिम्ब की, ये जो ऊपर जा रही है इसे हम असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। तो इस पर क्या काम हो रहा है, आइए देखते हैं। सेल हैव स्पेशलाइज्ड आयोनिक को ट्रांसफ़र प्रोटीन। इसके अंदर क्या होते हैं, आयोनिक को ट्रांसफ़र प्रोटीन होते हैं। इनके सेल के अंदर, असेंडिंग लिम्ब के जो सेल हैं उनके अंदर एक तरह के प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम आयोनिक को ट्रांसफ़र प्रोटीन कहते हैं। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या होते हैं, ये ट्रांसफ़र करते हैं चीज़ों को। ये प्रोटीन्स विच ट्रांसफ़र सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन आयंस एंड फर्म फिल्ट्रेट थ्रू इंटरस्टिशन ऑफ द मेडुला। तो हमारे पास क्या है, मेडुला की इंटरस्टिशन। हमने पढ़ा है कि सेल्स के बीच में जो है एक फ्लूइड पाया जाता है, उसे हम टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी सेल हैं, सपोज़ इनके बीच का जो फ्लूइड है इसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। और यहाँ पर ये हमारे पास जो जा रहा है लूप ऑफ हेनले, इनके बीच में क्या होगा, ये भी यहाँ पर फ्लूइड होगा, ये पूरा फ्लूइड होगा। ये फ्लूइड जो है ये पूरा इंटरस्टिशियम या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाता है। तो ये मेडुला की इंटरस्टिशियम कहलाती है, क्योंकि यहाँ से ऊपर वाला रीजन क्या है, ये कॉर्टेक्स है, नीचे वाला रीजन ये सारा मेडुला है। तो इसके अंदर यहाँ पर जो इंटरस्टिशियम होगी उसे हम मेडुला की इंटरस्टिशियम कहेंगे। इस इंटरस्टिशियम और इस लूप ऑफ हेनले के बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रही है। सबसे पहले ऊपर से ये जो आ रही है डिसेंडिंग लिम्ब, और यहाँ से असेंडिंग लिम्ब जा रही है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ ट्रांसफ़र होगी मटेरियल की। ये जो है परमिएबल है वाटर के लिए, तो ये क्या करेगी, वाटर को लूज़ करेगी। यहाँ से वाटर जो है ये बाहर निकलेगा और इंटरस्टिशियम में आ जाएगा। यहाँ से ये हमारे पास जो असेंडिंग लिम्ब है ये क्या करेगी, ये आयंस को ट्रांसफ़र करेगी, क्योंकि यहाँ पर ये आयंस के लिए परमिएबल है। तो यहाँ पर पोटेशियम आयन, सोडियम आयन और कैल्शियम आयन जो है यहाँ से बाहर निकलेंगे।
तो इस तरह से यहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं आयंस और इस वाली लिम्ब से रिलीज़ हो रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम आयंस जो हैं ये फिल्ट्रेट से लेकर इस इंटरस्टिशियम के अंदर जाते हैं, मेडुला की इंटरस्टिशियम में ये चले जाते हैं, फिल्ट्रेट से ये निकलते हैं बाहर। तो ये भी एक तरह की रीएब्जॉर्प्शन हो रही है जो काउंटर करंट के तौर पे हो रही है। यहाँ से जो असेंडिंग लिम्ब है ये ऊपर जा रही है, यहाँ से डिसेंडिंग लिम्ब नीचे आ रही है, यहाँ से ये जो है यहाँ से ये क्या कर रही है, यहाँ से जो सोडियम आयन है ये बाहर निकल रहे हैं। अब ये सोडियम जो आयन्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये बाहर निकल रहे हैं, तो बाहर की जो मेडुला की जो कंसंट्रेशन है ये बढ़ रही है। जैसे ही यहाँ से आयन्स बाहर आ रहे हैं तो यहाँ की जो कंसंट्रेशन है मेडुला की, ये कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ रही है और बाहर का एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, हाइपरटोनिक हो रहा है। तो आगे पढ़ते हैं, वाल ऑफ लिम्ब इज़ परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू वाटर बट परमिएबल टू आयंस सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। तो ये हमने बात बताई कि असेंडिंग लिम्ब की जो दीवार है ये इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए, इससे जो है वो पानी बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन इसके अंदर आयंस जो है ये बाहर निकल सकते हैं। और इस आयंस को जो ट्रांसपोर्ट करती है प्रोटीन, उसे हम आयोनिक को ट्रांसफर प्रोटीन कहते हैं, जो सोडियम पोटेशियम और इन आयंस को बाहर निकालती है। तो ये असेंडिंग लिम्ब पर ये सारा काम हो रहा है। और यहाँ से जैसे ही इस असेंडिंग लिम्ब से जो आयंस बाहर निकलेंगे उसकी वजह से जो मेडुला की कंसंट्रेशन है ये कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, बाहर का एनवायरनमेंट बहुत ही हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो अब क्या कर रहा है यहाँ पर, मेडुला इंटरस्टिशियम हाइपरटोनिक और साल्टियर हो रही है। साल्टियर हो रही है मतलब सोडियम और क्लोरीन आयन जा रहे हैं, तो यहाँ पर साल्ट भी बढ़ रहा है, साल्टियर हो रही है। फिल्ट्रेट टर्न्स डाइल्यूट हाइपोटोनिक ब्लड 200 ऑस्मो। ये हमारे पास जो यूनिट है इसे हम ऑस्मोलरिटी कहते हैं, ये कंसंट्रेशन को नापता है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को यहाँ पर ये हमें बताता है। तो इस तरह से ब्लड की जो कंसंट्रेशन होती है वो 200 होती है, 200 ऑस्मोलरिटी कहते हैं, तो ब्लड की कंसंट्रेशन है। अब ये फिल्ट्रेट जो होता है ये डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे साल्ट जो है ये बाहर निकल रहे हैं, इससे जो आयंस हैं ये बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही आयंस बाहर निकलेंगे तो ये फिल्ट्रेट जो है ये डाइल्यूट हो जाएगा और अब ये हाइपोटोनिक हो जाएगा। डाइल्यूट का मतलब है हाइपोटोनिक होना, कंसंट्रेशन कम होना। यहाँ पर एक हार्मोन आता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, हार्मोन फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड फैसिलिटेट मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट है साल्ट्स की ये कंट्रोल की जाती है एक हार्मोन के दौरान। ये हार्मोन कौन सा है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, इन मूवमेंट को करवाता है, इन मूवमेंट में हेल्प करता है, ये जो आयंस की मूवमेंट है इनमें हेल्प करवाता है। आगे चलते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब पर क्या हो रहा है। तो डिसेंडिंग लिम्ब हमारे पास जो इस साइड पे है, इस लिम्ब पे आपको पता है कि ये परमिएबल टू वाटर है, तो यहाँ से वाटर रिलीज़ होगा। तो सबसे पहला काम इसमें हो रहा है, वाटर इज़ मूव्ड आउट ऑफ द फिल्ट्रेट। यहाँ से वाटर जो है ये फिल्ट्रेट के बाहर जा रहा है, मतलब हमारे इस जो ट्यूब्यूल है इससे निकल कर बाहर जा रहा है और ये इंटरस्टिशियम के अंदर जा रहा है। तो सारी चीज़ें इंटरस्टिशियम के अंदर जा रही हैं, मतलब ये एक तरह की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। तो इंटरस्टिशियम के अंदर जा रही हैं, यूरिन के अंदर नहीं जा रही। तो ये मूव आउट हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट हो जाता है मेडुला का। हाइपरटोनिक तो पहले से ही है, क्योंकि मेडुला के अंदर पहले से ही आयंस आ गए हैं, तो बाहर के आयंस जो है वो बाहर की कंसंट्रेशन, इस मेडुला की जो कंसंट्रेशन है ये बढ़ा देते हैं। तो जैसे ही यहाँ से आयंस आए ये कंसंट्रेशन बढ़ गई और इस कंसंट्रेशन की बढ़ने की वजह से पानी जो है ये बाहर आ जाता है और ये अंदर का एनवायरनमेंट जो है ये हाइपोटोनिक होता है, इससे पानी बाहर आ जाता है हाइपर की तरफ। तो पानी हमेशा हाइपोटोनिक कंडीशन से हाइपरटोनिक कंडीशन के अंदर जाता है, तो ये तो हमें पता है। तो यहाँ से अंदर की इन्वायरमेंट क्या हो गई, हाइपो हो गई और बाहर की इन्वायरमेंट हाइपर हो गई, तो इसीलिए पानी की मूवमेंट बाहर की तरफ हो रही है। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस की वजह से पानी बाहर आ जाता है। एक और काम यहाँ पर हो रहा है, एक हार्मोन आ रहा है जिसका नाम है ADH। ADH क्या है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जो है ये भी यहाँ पर किडनी से रिलीज़ होता है। इसका काम क्या है, इट फैसिलिटेट द वाटर ट्रांसफ़र। तो ये पानी की ट्रांसफ़र को फैसिलिटेट करता है। अगर पानी जो है वो अगर सही से मूव नहीं हो रहा तो यहाँ पर ये एंजाइम का ये हार्मोन काम आता है जो वाटर की ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो वाटर की ट्रांसफ़र के लिए एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन काम आता है। ये सीक्रेट होता है एक ग्लैंड से, जिस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इस ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से, ये पीछे वाले लोब से ये सीक्रेट होता है। इसकी वजह से पानी की मूवमेंट ईजी हो जाती है।
एक और भी कंपोनेंट है जो वाटर को रीअब्ज़ॉर्ब करने में हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास वाटर यहाँ से रिमूव हो रहा है इस वेज़ल से, ये हमारे पास जो ट्यूब्यूल है इससे रिलीज़ हो रहा है। तो अब यहाँ से ये हमारे पास जो कलेक्टिंग डक्ट है ये पूरा यहाँ पर होगी। अब ये कलेक्टिंग डक्ट जो है ये यूरिया को रिलीज़ करती है, और यूरिया को यहाँ से जैसे ही रिलीज़ करेगी तो फिर से यहाँ से मेडुला की कंसंट्रेशन ये पूरी क्या हो जाएगी, हाइपोटोनिक होगी। यहाँ से क्या होगा, हाइपरटोनिक हो जाएगी कंसंट्रेशन, यूरिया रिलीज़ हो रहा है यहाँ से। तो यहाँ से भी हमारे पास वाटर फिर से और ज़्यादा क्या होगा, रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाटर किस वजह से रिलीज़ हो रहा है, एक तो यहाँ से कंसंट्रेशन ज़्यादा है आयंस की वजह से, दूसरा यूरिया जो है ये भी इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाता है मल्टीप्लायर। और ये मल्टीप्लायर किस वजह से हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है इफ़ेक्ट, क्योंकि यहाँ से यूरिया भी आ रहा है और उसकी वजह से पानी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इस पानी की एब्जॉर्प्शन को मल्टीप्लाई करने के लिए इस पूरे इफ़ेक्ट को हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहते हैं। एक और हमारे पास काउंटर करंट एक्सचेंज होती है। दो तरह की काउंटर करंट एक्सचेंज होती हैं। एक वो जो लूप ऑफ हेनले के बीच में हो रही थी, वहाँ पर दो ट्यूब्यूल्स के बीच में हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक और हमारे पास जो है काउंटर करंट एक्सचेंज हो रही है, और ये किसके बीच में हो रही है, एक तो वेज़ा रेक्टा है, दूसरा हमारे पास इंटरस्टिशियम है। यहाँ पर सॉरी, लूप ऑफ हेनले नहीं, यहाँ पर इंटरस्टिशियम है। इंटरस्टिशियम और वेज़ा रेक्टा के बीच में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रही है मटेरियल की, क्योंकि जो भी मटेरियल लूप ऑफ हेनले से निकला था वो सारा इंटरस्टिशियम के अंदर आ गया है। अब इंटरस्टिशियम के अंदर सारा मटेरियल है, ये हमारे पास ब्लड की वेज़ल के अंदर जाएगा, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन ब्लड के अंदर ही चाहिए, तो ये सारी चीज़ें ब्लड के अंदर जाएंगी। अब क्या होगा, वेज़ा रेक्टा और इंटरस्टिशियम की बुनियाद पर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, आइए देखते हैं। तो ये जो वेज़ा रेक्टा है ये आयंस और वाटर दोनों के लिए परमिएबल है, क्योंकि ये एक ब्लड वेज़ल है, और ब्लड वेज़ल के अंदर जो है वो आयंस भी मूव कर सकते हैं और वाटर भी मूव कर सकता है। तो ये दोनों के लिए परमिएबल है, इसके अंदर से मूव कर सकते हैं। वाटर डिफ्यूज़ आउट ऑफ द वेज़ल, सॉल्यूट्स आर टेकन इनसाइड। अब ये ब्लड वेज़ल है, इस ब्लड वेज़ल के अंदर क्या होगा, इंटरस्टिशियम से वाटर जो है ये इससे बाहर चला जाएगा इंटरस्टिशियम के अंदर, क्योंकि इंटरस्टिशियम के अंदर क्या है, आयंस हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, यहाँ पर बहुत सारे आयंस हैं। तो क्या होगा, अब ये जो है वाटर आउट ऑफ द ब्लड वेसल बाहर निकल जाएगा, मतलब जो ब्लड आ रहा है यहाँ से, इसके अंदर से ब्लड जो वाटर है ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से देखें, ये हमारे पास कैपलरीज आ रही हैं। जैसे ही ये कैपलरीज आ रही हैं तो यहाँ से इस कैपलरीज से जो है वो ब्लड बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है, और कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इस ब्लड वेसल में से जो पानी है वो निकल जाएगा बाहर। और अब क्या होगा, सॉल्यूट्स आर टेकन इनसाइड, और यहाँ पर जो सॉल्यूट्स होंगे इस इंटरस्टिशियम के अंदर, सॉल्यूट्स होंगे वो आ जाएंगे ब्लड वेसल के अंदर। तो यहाँ पर एक एक्सचेंज हो रही है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, ब्लड वाटर जो है इस ब्लड वेसल से बाहर निकल रहा है, और सॉल्यूट्स जो हैं ये इसके अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ से सॉल्यूट ब्लड वेसल के अंदर जाएंगे और वाटर ब्लड वेसल के बाहर आएगा। एक ये काम हो गया, ये इंटरस्टिशियम के साथ जो है वो एक्सचेंज हो रही है इस वेज़ा रेक्टा की। और फिर असेंडिंग लिम्ब पर जो है ये प्रोसेस फिर से उल्टा हो जाता है। एक्स्ट्रा जो सॉल्यूट होते हैं वो फिर से डिफ्यूज़ आउट हो जाते हैं, मतलब ब्लड वेसल से बाहर निकल जाते हैं, और हमारे पास जो वाटर है वो फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। जो भी वाटर यहाँ पर लूज़ हुआ था वो फिर से इंटरस्टिशियम से वापसी लिए जाता है, और ब्लड की कंसंट्रेशन वही सेम हो जाती है, थोड़ी सी हायरली, थोड़ी सी लाइटली जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। इस प्रोसेस को हम काउंटर करंट एक्सचेंज कहते हैं, और ये जो है इंटरस्टिशियम और वेज़ा रेक्टा के बीच में हो रहा है। इसको थोड़ा सा फिर से समराइज़ करते हुए इसको देखते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास ये जो है तस्वीर है, इसके अंदर ये जो वेज़ल आ रही है ये ट्यूब्यूल है हमारे पास, जिसके अंदर यूरिन फ्लो कर रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है। ये हमारे पास जो है ये ब्लड वेज़ल आ रही है, जिसे वेज़ा रेक्टा कह रहे हैं। ये वेज़ा रेक्टा जो है इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है। तो अब यहाँ पर ये इंटरस्टिशियम है, इंटरस्टिशियम के अंदर जो है वो मटेरियल है। अब क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से जैसे ही ये हमारे पास यूरिन ऐसे जाएगा तो यहाँ से सबसे पहले वाटर रिलीज़ होगा, क्योंकि ये परमिएबल है तो यहाँ से वाटर रिलीज़ होता जाएगा, और यहाँ पर वाटर ये बाहर आता जाएगा। उसके बाद यहाँ से जैसे ही ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वाटर लूज़ हो रहा है। यहाँ से जाएगा तो यहाँ से इसके सॉल्यूट्स भी लूज़ होंगे, जैसे ही असेंडिंग लिम्ब के अंदर जाएगा
इसके सॉल्यूट्स लूज़ होंगे तो ये फिर से कंसनट्रेशन इसकी कम होती जाएगी और फिर से ये डाइल्यूट हो जाएगा। तो यहाँ से ये पहले आएगा कंसनट्रेटेड होगा, आगे जाएगा ये डाइल्यूट हो जाएगा। ब्लड वेजल की बात करें तो ये ब्लड जैसे ही यहाँ से नीचे आएगा, सबसे पहले ये क्या करेगा, सॉल्यूट्स वाटर को लूज़ करेगा और सॉल्यूट्स को अंदर ले लेगा। तो क्योंकि सॉल्यूट्स बाहर ज़्यादा हैं, सॉल्यूट्स यहाँ पर क्या हैं, ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, तो अब ये सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं तो ये सॉल्यूट्स को अंदर लेगा और वाटर को बाहर रिलीज़ करेगा, क्योंकि वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर चला जाएगा। आगे जाएगा जब, तो ऊपर यहाँ से चले जाएंगे और यहाँ से क्या होगा, फिर से वाटर को थोड़ा सा रीअब्जॉर्ब करेगा क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर ज़्यादा वाटर ना चला जाए, और फिर से यहाँ से सॉल्यूट जो है वो भी एक्स्ट्रा सॉल्यूट को वापसी लूज़ कर देगा ताकि मेडुला की कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन हो सके। तो आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो है हमारे पास इंटरस्टिशियम और यहाँ पर ये जो लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पर इन दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो बराबर हो जाती है, आइसोटोनिक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से पहले वाटर लूज़ हो रहा है और आगे यहाँ पर जाकर ये दोनों बराबर हो जाती है, कंसंट्रेशन आइसोटोनिक हो जाती है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पर जो कंसंट्रेशन है ब्लड वेजल की और इंटरस्टिशियम की, ये क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, आइसोटोनिक हो जाती है, तो लूप ऑफ हेनले पे होती है। लेकिन ये होती है इंटरस्टिशियम और लूप ऑफ हेनले के दरमियान। अगर हमें पूछा जाए कि कहाँ पर ब्लड की और ट्यूब्यूल की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर हो जाती है, तो ये होती है पीसीटी पर। यहाँ पर ट्यूब्यूल की और ब्लड की कंसंट्रेशन क्या होती है, बराबर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज हो रही है इन दोनों के बीच में, तो ये दोनों आइसोटोनिक हो जाते हैं। तो ब्लड और ट्यूब्यूल जो है ये पीसीटी पर आइसोटोनिक होंगे, इंटरस्टिशियम और ट्यूब्यूल जो है ये दोनों लूप ऑफ हेनले पर आइसोटोनिक हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होता है। डीसीटी पर क्या होगा, डीसीटी पर जो है वो कुछ पीएच की मेंटेनेंस होगी ब्लड के अंदर, और यहाँ पर कुछ ट्रांसफ़र होती है H+ आयंस की और बाइकार्बोनेट आयंस की, ताकि ब्लड की पीएच को मेंटेन किया जा सके और यूरिन की पीएच को मेंटेन किया जा सके। तो ये वाला जो पार्ट है ये पीएच की मेंटेनेंस के लिए काम आता है और कुछ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के लिए भी काम आ जाता है। उसके बाद है फिल्ट्रेट नाउ बिकम यूरिन एंड रिमूव फ्रॉम द किडनी बाय यूरेटर। अब ये क्या होगा, यहाँ से ये जो फिल्ट्रेट गया है ये इसके अंदर चला जाएगा हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और कलेक्टिंग डक्ट इस पूरे यूरिन को जो है वो किडनी के पेल्विस तक पहुँचाएगी, और वहाँ से ये यूरेटर के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो बहुत सारा वाटर भी इसके अंदर रीअब्जॉर्ब हो गया और हमें जो भी चाहिए था वो सारे मटेरियल ब्लड के अंदर वापसी भी आ गए। तो इस तरह से ब्लड की फिल्ट्रेशन हो चुकी है। होपफुली ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।